हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और सीए इंटरमीडिएट में 26 के एग्जामिनेशन हो चुके हैं खत्म माय डियर स्टूडेंट्स। एंड ओवरऑल जो एग्जामिनेशंस थे एवरेज में बोले जा सकते हैं। कुछ पेपर्स थे यस स्लाइटली टफ थे, तो बहुत सारी ना लर्निंग्स हमारे को यहाँ पे देखने को मिलती है फ्रॉम दीज एग्जामिनेशंस। एंड जो बच्चे अपने अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं सितंबर के लिए, जैन के लिए, वो हमेशा जानना चाहते हैं कि ओवरऑल जो था पेपर का किस प्रकार से रिव्यू का, ताकि हम अपने पास में उन चीजों पे वर्क कर सके जब हम अगले एग्जामिनेशन की तैयारी करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो उसी चीज को लेके है जहां पर मैं आपसे ओवरऑल जो है एग्जाम्स के रिव्यू को लेके बात करने वाला हूं और हमें क्या क्या लर्निंग्स यहां से मिलती है जिनका हम अपने पास में इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं फॉर अवर सब्सिक्वेंट जो प्रिपरेशन है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो अगर मैं एक बार के लिए रिव्यू को लेके बात करूं बेटा, एग्जाम बाय एग्जाम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को लेके ऑब्वियसली स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंडिविजुअली कई बार थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। एंड यहां पर मैं बेटा सबसे पहले जो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर था, अगर बोलूं एवरेज प्लस लेंथी। अब एवरेज का मतलब ये हो जाता है कि जहां पे हल्के से मानसो का आपके 10-15 नंबर के क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट वे बन जाते हैं। बाकी पेपर आपका होता है कि जो हमारा देखा हुआ ही था। कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली हर पेपर में आपको मिलेंगे जो नए से आए होते हैं। ठीक है ना। लॉ का पेपर एवरेज, इसमें जरूर बोलूंगा इस बार के एग्जामिनेशन में काफी जगहों में देखने को मिला था बेटा कि एमसीक्यू जो केस स्टडीज होती है ना, वो काफी ट्रिकी बीच बीच में आई थी पेपर्स के अंदर में, जहां बच्चों की हमेशा हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस कम रहती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या सिलेक्टिव स्टडी। तो जो मैं लर्निंग्स में लेके आपसे बात करूंगा, टैक्सेशन के पेपर में थोड़ा सा ग्रुप 1 में एक पेपर में थोड़ा सा शॉकर आना था, तो वो जीएसटी वाले में आया जो मेजॉरिटी बच्चों का रहा कि सर अबव एवरेज था, हार्ड था। डीटी का पोर्शन फिर भी जो था वो आप लोगों का इनकम टैक्स वाला वो एवरेज पोर्शन था। ठीक है ना। कॉस्टिंग का पेपर मेजॉरिटी बच्चों का रहा सर इजी टू एवरेज में था, इजी टू एवरेज में गया था। ऑडिट का पेपर एवरेज, देखो वैसे तो अगर काफी बच्चों के भी आया था सर ऑडिट एंड इवन लॉ के पेपर में भी कुछ बच्चों का आया था सर इजी टू एवरेज था। बट होता क्या है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पेपर है एंड वहां पर में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी होती, तो इसलिए मैंने उसको इजी टू एवरेज लिखने की बजाय एवरेज ही लिखा है। ठीक है ना। बट कॉस्टिंग का मेजॉरिटी बच्चों का ये ओपिनियन था कि सर दैट वाज इजी टू एवरेज। एंड जो एफएमएसएम का पेपर था उसके अंदर में अगेन ग्रुप 2 के अंदर भी एक पेपर में थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट आना था, तो वो एफएम वाला जो पोर्शन था वो अबव एवरेज हार्ड था बच्चों के लिए। एंड जो एसएम का पोर्शन था वो एवरेज था, अगेन इजी टू एवरेज ही था वैसे वैसे बोला जाए। बट होता क्या, बच्चों का ज्यादातर फोकस रहता है एफएम के ऊपर, तो वो एसएम की तैयारी नहीं करते हैं और वहीं पर थोड़ा सा फंस जाते करके गए होते, तो वो फिर अपने पास में यहां से नंबर बटोर लेते। अगर आपका फोकस ज्यादा इस वाले में रहता है तो फिर वहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है और वो पेपर थोड़ा सा क्या होगा, स्लाइटली आपका एवरेज से ऊपर आया, हार्ड पेपर आया। ठीक है ना। नो दिस वाज द ओवरऑल रिव्यू। हमारे मेन चीज क्या निकल के आते हैं, मेन आते हैं लर्निंग्स क्या हमारी, हमें जिसका ध्यान रखना है अगली बार में। तो बेटा आप लोगों के लिए जो कुछ लर्निंग्स है ना, प्लीज वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, कोई एबीसी एनालिसिस। देखिए हम लोग हमेशा इस चीज पे चलते हैं कि यार हमें ना सिलेक्टिव स्टडी करनी है, हमें कुछ चैप्टर्स करके जाने, कुछ क्वेश्चन ही करके जाने हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बेटा, और वो हर बार देखने को मिल रहा है इन द प्रीवियस टाइम, तो इस बार भी हमेशा बोलते हैं अभी आपके पास टाइम है। इवन अगर आप सितंबर एग्जामिनेशन देखेंगे, मई का आधा महीना पड़ा है, आपके पास जून है, जुलाई है, अगस्त का 3.5 महीने पड़े हैं। तो अभी से मत दिमाग में लेके आओ कि यार मुझे अपने पास टॉपिक छोड़ने हैं, मैं कोई एबीसी एनालिसिस से चलूंगा। आपको खुद देखने को मिलता है एबीसी एनालिसिस बेटा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के अंदर इतनी वर्क नहीं करती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे आईसीए ने नहीं पूछा होता, पर वो अपने पास में क्वेश्चन पेपर में जाके पूछ लेते हैं। ठीक है ना। काफी बार हम सोच के जाते हैं कि इस चैप्टर से पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, इस बार नहीं पूछेगा, वो दोबारा पूछा जाता है। कोशिश करो, अभी आपके पास समय है, जब समय है तो अपनी प्रॉपर पूरी स्टडी करें। हम अभी से अपने माइंड में ये ना लेके आए कि सिलेक्टिव स्टडी करनी है। ठीक है ना। देन आते बेटा राइटिंग प्रैक्टिस। नो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, तो जिसकी वजह से पेपर टाइम पे कंप्लीट ही नहीं होता। ठीक है ना। जो पेपर लेंथी लगता है, जो पेपर लेंथी लगता है। देखिए इसमें भी एक चीज मैं बोलूंगा, बच्चे ना घर पे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ज्यादा प्रैक्टिकल से प्रैक्टिस जरूर करते हैं, थ्योरी की करते ही नहीं। तो कोशिश करनी है हमने थ्योरी की भी थोड़ी थोड़ी बेटा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिकल की तो करनी ही करनी है। देखिए तो राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट। अब आपके पास में चाहे वो टैक्सेशन का सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद टोटल इनकम के क्वेश्चंस है, चाहे वो कॉस्टिंग के क्वेश्चंस है, चाहे वो आपके पास में एडवांस अकाउंटिंग में अमेलगमेशन कंसोलिडेशन जैसे क्वेश्चंस है। अब अगर जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए राइटिंग प्रैक्टिस होना। देन इज द केस सिनेरियोज इन एमसीक्यू की प्रैक्टिस। बच्चे सिर्फ और सिर्फ बाकी वाले पोर्शन पे ध्यान लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान नहीं लगाते, जबकि हम ये नहीं कहते कि जो आईसीए की तरफ से केस स्टडी है जो पेपर में आई है वो आपके साथ आती है, न्यू आती है बनके, आती कॉन्सेप्ट से, बट आपको आइडिया नहीं लगता ना यार किस तरीके से अप्रोच करना है। तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग केस स्टडीज का इतना आप लोगों के पास में मटेरियल है आईसीए की तरफ से जो दी रखी है, जो उसके बाद आरटी पीवाईक्यूज में एमटीपीज में देखने को मिलती है, हम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते बेटा। देखो सोर्स तो वही है बेटा, सोर्स आपका वही है कि आईसीए का स्टडी मटेरियल आप लोग का 100%, आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज, सोर्स यही है। ठीक है ना। अब वो
टीचर्स के नोट्स में कईयों में पूरी चीजें कवर होती है, कईयों में कुछ चीज नहीं होती, तो आप एक्स्ट्रा अपने इनसे करते, जो भी सोर्स चाहिए हमने करना है इसी से, पर इसको भी तो प्रॉपर करना है ना, इसको 100% तैयारी करनी है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करो। और बच्चे इस बार इससे फंसे थे, दे वर ट्रिकी, एंड ये आपके पास में 2 वजह से, एक हमने सिलेक्टिव स्टडी करी होती है तो हमारे कॉन्सेप्ट्स कई जगहों पे हमारे स्ट्रांग नहीं होते उन चैप्टर्स के, एंड सेकंड हमने अपने पास प्रैक्टिस भी नहीं करी होती है। तो मेक श्योर इसकी भी प्रैक्टिस करें, इसे इग्नोर ना करें। हाँ, इसको कब करना है, जब आप लोगों का सिलेबस पूरा हो जाता है, क्योंकि काफी सारे जो केस स्टडीज होती है वो मिक्स ऑफ टॉपिक्स को लेके होती है, तो जब तक आपको नहीं आएंगे वो सारे टॉपिक्स तो आप कैसे कर लेंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर योर रिकॉलिंग, कि आपके जब अपने पास सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। जैसे एडवांस अकाउंटिंग में होता है मल्टीपल एएस को इन्वॉल्व होकर होती है कुछ केस स्टडीज, तो आप तभी कर पाओगे ना जब वो एएस कर रखे होते हैं, ठीक है ना। देन अपियरिंग फॉर मॉक टेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। एंड मैं हमेशा बोलता हूं जब आपका समय है ना, कोशिश करनी है कि एक एक फुल सिलेबस टेस्ट हो, कम से कम 2-2 हाफ सिलेबस के टेस्ट हो, इतने टेस्ट आप दे जब आपके टाइम है। नहीं है तो थोड़े से टेस्ट है कम हो जाए, पर वो जरूर दे, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा अपनी गलतियों के बारे में, उससे आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। आप लोग जब इंडिविजुअली कोई चैप्टर करते हैं ना बेटा, तो होता है कि आपको वो चैप्टर आसान लगता है, आपका क्वेश्चन भी बन रहा होता है, पर जब आपके सामने पूरा पेपर आता है ना, आधे सिलेबस का दे तो आपको पता चलता है मेरी कितनी रिकॉलिंग हो रही है, क्या मैं पेपर को टाइम पे कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, मेरी सिली मिस्टेक्स कहां हो रही है। और थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉ ऑडिट जैसे पेपर के अंदर में, एसएम जैसे पेपर में, क्योंकि वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है, हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी कम करी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि मॉक टेस्ट आप लोगों ने अपने पास देने ही देने हैं, अपने पास देने ही देने हैं, वो बहुत जरूरी है बेटा। और यहीं पर बच्चों को सबसे प्रॉब्लम आती है। देन इज टैकलिंग न्यू क्वेश्चन। देखिए पेपर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यू क्वेश्चन आते हैं, प्रोफेशनल एग्जाम है, कहीं ना मान के चलो कि यार 100 नंबर में से, या चलो 115 नंबर का पेपर है, तो 90-95 का आपके पास क्वेश्चन सिमिलर मिलता है, किसी में 10 कम किसी में ज्यादा, 15-20 नंबर के कुछ नए क्वेश्चन दिख जाते हैं, कई बार 5-10 नंबर के दिखते हैं। कैसे टैकल करें, सबसे पहले उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो उस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो आप अपने पास कर सकते हैं। हम सर कैसे करें, तो देखो मैं एक चीज बोलता हूं, काफी बार, मैंने बता हमेशा, काफी बार ऐसा देखने को मिलता है जो इंस्टीट्यूट के आरटीपी वगैरह होते हैं ना बेटा, जो आरटीपी आते हैं या एमटीपी आते हैं ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इसमें से काफी क्वेश्चंस तो आप लोगों को ना जो मिलते हैं सिमिलर मिलते हैं, बोलते हैं 60-70% सिमिलर मिलते हैं जो पिछले आरटीपीज एमटीपीज पीवाई को शेडमेट के, पर कहीं ना कहीं 20-30% क्वेश्चन आपको न्यू मिलते हैं। तो आप लोग क्या करें, जब भी आरटीपी एमटीपी आते हैं एक बार अपने एंड से खुद करके देखो, उससे आपको पता चलेगा जो वो 2-3 क्वेश्चंस भी अगर उसमें न्यू थे ना, क्या आप उसे टैकल कर पा रहे हो, नहीं उससे कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ना हमें कि हम एक क्वेश्चन भी कर पाए, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाए। तो पहले खुद करो, वीडियोस वगैरह तो आपको रिस्पेक्टिव टीचर की आ ही जाती है बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों को असेसमेंट होती है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू टैकल द न्यू क्वेश्चन। पेपर से जाने से पहले थोड़ा सा तो आइडिया हमें लग जाएगा ना यार कि न्यू क्वेश्चन जो आ रहा है उसको हमने कैसे टैकल करना है, तो थोड़ी सी एक प्रैक्टिस वहां पे बनती है। बाकी हमारा ये रहना चाहिए कि अगर हम अपने पास अच्छी खासी तैयारी बाकी सिलेबस की करके गए ना, तो हमने जो नया क्वेश्चन आ भी गया बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, तो उसमें जितना कॉन्सेप्ट होगा तो उसे अप्लाई कर देंगे, और जो बाकी पेपर आता होगा उसे कर देंगे। तो एटलीस्ट हमारा 70-80 मार्क्स का पेपर भी अगर अच्छा जा रहा है देन वेल एंड गुड। बट अगर हम सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं, हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जाते, मॉक टेस्ट नहीं देते, फिर तो यार पेपर में फंसेंगे ही ना जाके, फिर तो सारे पेपर ही हार्ड लगेंगे ना, ठीक है ना। और एक है सरप्राइज एलिमेंट। ये सरप्राइज एलिमेंट क्या है, ये है बेटा आईसी की तरफ से एक चीज मान के चलना, कहीं ना कहीं अगर बोलूं ना 6 पेपर है, तो कहीं ना कहीं 1 या 2 पेपर में सरप्राइज एलिमेंट, सरप्राइज एलिमेंट का मतलब कोई ना कोई पेपर थोड़ा सा अबव एवरेज मिलेगा, हार्ड मिलेगा, जहां थोड़े से नए क्वेश्चन ज्यादा होंगे। अब उसके लिए हमने मेंटली प्रिपेयर होकर जाने कि कोई ना कोई पेपर ऐसा फंसेगा। तो यहां पर क्या होता है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल तवज्जो दो। कई बार मैंने क्या देखा, बच्चे क्या सोचते हैं कि सर हमने जैसे ग्रुप 1 के अंदर में ना अपने पास ना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपने कुछ सब्जेक्ट्स को, हम ये लेके चलते हैं कि एडवांस अकाउंटिंग टैक्सेशन हमारा स्ट्रॉन्ग है, लॉ थोड़ा सा हल्का भी है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब होता क्या है, आप वो अपनी बनाते परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, मैं इसमें 70 ले लूंगा, इसमें 70 ले लूंगा, इसमें 60 ले लूंगा, इसमें 40 ले लूंगा, 50 ले लूंगा। होता क्या, जिसमें आपने 70 की तैयारी 80 की तैयारी करके जाते वो पेपर ही टफ आ जाता है, मतलब वही हार्ड आ जाता है जहां इंस्टीट्यूट ने नए क्वेश्चन ज्यादा डाले होते हैं, ठीक है ना। अब आपकी वो सारी प्लानिंग खराब हो जाती है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इक्वल फोकस रखें फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, बिकॉज पेपर कोई भी आपके पास सरप्राइज एलिमेंट लेके आ सकता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इक्वल तवज्जो दें। जैसे मैंने बोला इस बार जैसे कि एफएम का पेपर अबव एवरेज हार्ड आ गया, अब बच्चे एफएम की अच्छी खासी तैयारी करके जाते हैं, एसएम को इग्नोर कर देते हैं। अब अगर बच्चे एसएम को भी करके जाते तो उनके लिए क्या होता है, एसएम से उनके पास क्वेश्चन मिल जाता है एक प्रकार का कि पेपर को अच्छे नंबर लाने के लिए। तो एफएम अगर थोड़ा खराब भी किया तो कोई दिक्कत नहीं। सेम यहां पे जो होता है, तो वही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरप्राइज एलिमेंट आपका किसी पेपर में हो सकता है। तो आपके लिए है एक तो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो, और हमें जो तैयारी करनी है वो सारे सब्जेक्ट्स की बराबर करनी है, सारे। हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप किसी को किससे ज्यादा प्यार है तो हमें वो अपने पास अच्छी बात है, वो अगर आसान आ गया तो स्कोर कर लेंगे उससे,
उसमें हम 70 की बजाय 80 90 भी लाएंगे, बट हमें अपनी प्रिपरेशन में किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं अपने पास प्रिपरेशन करनी, अपनी तरफ से पूरी जान छोंकनी है सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है ना। तो ये कुछ लर्निंग्स थी मेरी तरफ से फ्रॉम द एग्जामिनेशन। जो बच्चों के अगले अटेम्प्ट तैयारी करने जा रहे हैं सितंबर के, जैन में, सितंबर वाले जो बच्चे वो तो ऑब्वियसली उनके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो वो अपने रिवीजन फेज में आएंगे, तो इन चीजों का प्लीज ध्यान रखना है, और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। वरना फिर हम बाद में अपने पास स्क्रिप्ट करते हैं सर कि हमने ये चीज गलती कर दी, तो आप लोगों को पता चल रहा है बेटा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन तैयारी बढ़िया तरीके से करनी है, इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिए, ताकि आपको अगली बार जाके आप लोगों के लिए वो ज्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। सो जो मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, दैट इज टिकिंग ऑफ ऑल बॉक्सेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपने तैयारी अच्छे से करी, आपने रेगुलर बैच अच्छे से लगा, आपने अपनी सेल्फ स्टडी करी, आपने टेस्ट वगैरह लगाए, आप याद कर रहे हैं, आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो सारी चीजें ना करनी जरूरी है। और कंसिस्टेंसी एंड योर डिसिप्लिन रेगुलरिटी इज द की हियर, ठीक है ना। तो वो मेंटेन करेंगे, पेपर निकल जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है ना। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय, बाय बाय।